नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत त्रिवेदी। पूरे देश में अपनी रणनीति बनाने की समझदारी और चुनावी कौशल को साध लेने के अपने इरादे से प्रशांत किशोर जब देश भर में चुनाव लड़ाते हुए बिहार पहुंचे तो लोगों को यह लगा कि जाहिर है कि ऐसे में जबकि ये आदमी दूसरों को चुनाव जिता देता है तो खुद भी तो चुनाव जीत ही लेगा। एक ज़बरदस्त तैयारी उनकी तरफ से दिखाई पड़ी जब लगातार वो गांव-गांव बिहार में पैदल चलते हुए लोगों से बस इस बात को लेकर संपर्क साधते रहे कि अपने बच्चों की खातिर अपने वोट का, वो मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि अपनी जाति, धर्म, इन सब वजहों से आप आज तक वोट करते आए हैं, लेकिन एक बार अपनी बच्चे के चेहरे को देख लीजिए और उसके हिसाब से वोट कीजिए, क्योंकि आप भले ही जाति और धर्म के विवादों में फंसे होते हैं, लेकिन होता यही है कि आपका लड़का 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी करने के लिए केरल से पंजाब तक की सफ़र में व्यस्त रहता है। इस तरह की बातें कह करके प्रशांत किशोर ने अपने लिए एक ज़मीन तैयार की। प्रशांत किशोर वो नाम जो कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े और उन्हें जीत दिलाई। ऐसा कहा जाता है प्रधानमंत्री वो नाम जो कि विभिन्न राज्यों के बड़े नामों से जुड़े और उन्हें जीत दिलाई। ममता बनर्जी से जुड़े तो सबसे बड़ी जीत दिला दी, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले तो उन्हें भी बड़ी जीत दिला दी। वो जहाँ भी गए, जिनसे भी जुड़े, उन्हें बड़ी जीत दिलाई। फिर क्या वो बिहार में अपने लिए जब प्रयास कर रहे हैं और अपनी रणनीति खुद बना रहे हैं तो सफल होंगे, और अगर होंगे तो कितना होंगे। बिहार जो कि जातीय गुणागणित में बटा हुआ राज्य है, जो कि धार्मिक कार्ड को लेकर के भी बहुत आजकल संजीदा दिखाई पड़ रहा है, और वहाँ पर प्रशांत किशोर ये जो लाइन है कि आप अपने बच्चे के मुंह को देखकर वोट दीजिए, आप जाति धर्म के आधार पर वोट मत दीजिए, रोजगार पलायन ही सबसे बड़ा मुद्दा है, आखिरकार कितना लोगों को प्रभावित कर रहा है। एक मानगी हमें तब दिखी जब बिहार में कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जब उपचुनाव हुए और उपचुनाव में सभी सीटों पर जनसुराज जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए। नतीजा क्या आया? नतीजा यही कि जनसुराज पार्टी कहीं भी जीत नहीं पाई। धूमकेतु की तरह आ रहे थे, लेकिन कोई भी असर नहीं दिखाई पड़ा बिहार की जनता पर। लोग उन्हें बिहार का केजरीवाल कहने लगे थे, लेकिन केजरीवाल तो अपने पहले प्रयास में मुख्यमंत्री तक को हराने में कामयाब हुए थे, जब केजरीवाल ने साल 2013 में शीला दीक्षित को उन्हीं की सीट से हरा दिया था। पर वो केजरीवाल खुद लड़े थे, यहाँ प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़े। उसके बाद जब विवेचना हुई तो पाया ये गया कि 10% लोगों ने उन्हें वोट तो दिया। 10% लोगों के वोट की वजह से कहीं कहीं उन्होंने नतीजे बदल दिए और कहीं कहीं उन्होंने अपने उम्मीदवारों के ज़रिए जीतने वालों के मन में ऐसी डर और कंपन पैदा कर दी कि लगा जैसे कि वो चुनाव हार ही जाएगा। मेरी बात हो रही थी सुरेंद्र यादव से, जो कि सांसद हैं इस वक्त गया से, और बेलागंज उनकी सीट हुआ करती थी। उसी दौरान जब नतीजे आए थे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि इस बार जो आपकी हार हुई है, और वो भी 32 सालों बाद हार हुई है उस सीट से, तो उसमें आप कहेंगे कि एक प्रशांत किशोर का फैक्टर है जो काम कर रहा था? तो उन्होंने बड़ी साफगोई से इस बात को कहा कि अगर मैं ना बोलता हूँ तो मैं सत्य से परे हो जाऊँगा। ये हकीकत है कि उनकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। वजह क्या थी? वजह ये थी कि सुरेंद्र यादव ने अपने बेटे को चुनाव लड़वाया था और प्रशांत किशोर ने एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। अगर आरजेडी कोई उम्मीदवार खड़ा करे और उसके सामने कोई मुसलमान उम्मीदवार खड़ा हो जाए तो फिर जाहिर है कि जो माइनॉरिटी वोट्स हैं, जो मुसलमानों के वोट हैं, वो बट जाएंगे और नतीजे कुछ भी आ सकते हैं। और वही हुआ। बेलागंज में सुरेंद्र यादव जो लगातार 3 दशकों से नहीं हारे थे, उनके बेटे चुनाव हार गए, बावजूद इसके कि ज़बरदस्त कोशिश लगाई थी सुरेंद्र यादव ने
वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बाकी भले ही आरजेडी हर जगहों पे हार गई थी, लेकिन अपनी सीट सुरेंद्र यादव ने जीत ली थी। और जिस सीट को उन्होंने वकेट किया, खाली किया विधायकी वाली, उसको कुछ महीनों बाद हार गए। लोगों ने कहा देखिए ये असर है जन स्वराज पार्टी का। कभी काशीराम ये कहा करते थे कि पहला चुनाव लड़ना चाहिए हारने के लिए, दूसरा चुनाव लड़ना चाहिए हरवाने के लिए, और तीसरा चुनाव तब लड़ा जाता है जीतने के लिए। हरवाने में तो सफल हो गए प्रशांत किशोर। बहुत लोगों को लगा कि ये तो बड़ा नकारात्मक मामला है, आप हरवाते रहेंगे, खुद तो कभी जीत नहीं पाएंगे। तो जिस बदलाव की बात आप कर रहे हैं वो बदलाव लाएंगे कहाँ से? उसके बाद फिर बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिसमें कि ऐसा लगा जैसे कि प्रशांत किशोर की जो छवि बनी थी वो धूमिल होती चली गई। कई हज़ार किलोमीटर चलकर अपनी पहचान जो उन्होंने गढ़ी थी उसे उन्होंने बीपीएससी वाले एजिटेशन में उस चमक को खो दिया। ऐसा लगा जैसे लड़कों के साथ जिस तरह का उनका विवाद हो गया वो विवाद नहीं होना चाहिए था। बाद में वो पटना के गांधी मैदान में धरना देते जिस तरह से नज़र आए, एक वैनिटी वैन खड़ी हो गई। वो वैनिटी वैन जो ये इशारा कर रही थी कि जिनकी वो वैनिटी वैन है पंजाब नंबर वाली, वो तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी से करीब हैं। तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर वहाँ पर प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं? फिर सवाल उठ गया कि आखिरकार इतने लैविश और इतने भव्य तरीके से जो इंतज़ाम होते हैं प्रशांत किशोर के, तो फंडिंग कहाँ से होती है, पैसे कहाँ से आते हैं? लोग तो अपना एक चुनाव संभालने में अपनी ज़मीन बेच देते हैं, मकान गिरवी रख देते हैं। यहाँ तो ये 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि पैसा मत सोचिए, वो हमारी जिम्मेदारी है, पैसे की चिंता आप मत करिए। अपने उम्मीदवारों से ये कहते हैं कि आप बस लोगों के बीच रहिए। तो आखिर कौन सा कुबेर का ख़जाना है जो कि प्रशांत किशोर के पास है? तो ये तमाम सवाल उनको शक के दायरे में लेकर के आए और उसके बाद खासी एक शांति उनकी तरफ से दिखाई पड़ी, जिसमें कि उनकी राजनीतिक सक्रियता थोड़ी कमती चली गई। दिल्ली पहुंच करके वो कई चैनलों से बात करते हैं, बहुत से लोगों को इंटरव्यूज़ देते हैं और कहते हैं कि जो परिदृश्य है बिहार का उसमें बदलाव के लिए लोग व्याकुल हैं और हमें बस उन्हें मौका देने की ज़रूरत है। लेकिन उसका रोड मैप क्या होगा, वो रोड मैप किस तरह से लोगों को उस बदलाव की तरफ ले जाएगा, ये तमाम सवाल उनसे होते हैं। और रणनीतिकार से सवाल करने वाले लोग उनकी रणनीति जानना चाहते हैं। पर ऐसा लगता है कि सभी सवालों के जवाब के साथ अब अपनी फाइनल रणनीति लेकर प्रशांत किशोर तैयार हैं। उनकी पार्टी के अध्यक्ष आज कैमूर में थे और मनोज जी ने वहां पर प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है साल 2025 के चुनाव में सभी 243 सीटों पर बिहार की जन स्वराज पार्टी कंटेस्ट करेगी। सभी 243 सीटों पर कंटेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। अब बिहार में तो दो बड़े गठबंधन हैं, एक महागठबंधन है, दूसरा एनडीए गठबंधन है। इन दोनों से समान दूरी बना करके प्रशांत किशोर अगर लड़ते हैं तो लड़ कैसे पाएंगे? ये इतने बड़े बड़े गठबंधन, उसके सामने एक नया प्लेयर। लेकिन जनसुराज और प्रशांत किशोर को लगता है कि बड़े आसानी से वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और आगे भी हो जाएंगे। 10% वोट उन्हें मिले हैं उपचुनाव में, और भी ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। ये विश्वास कि भाई हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और अगर सरकार बन जाती है तो फिर अपने कार्य करेंगे, सरकार अगर नहीं बनती है तो हम विपक्ष में बैठेंगे, किसी के साथ गठबंधन भी नहीं करेंगे। अब ये जो आदर्शवादी बातें हैं, ये आदर्शवादी बातें आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। उनकी पार्टी कहती है कि हम पलायन के ख़िलाफ़ काम करेंगे, राज्य में ही रोज़गार मिले उसके लिए हम काम करेंगे। वो कहती है कि जिस तरह से बाढ़ आता है पूरे बिहार में, जल प्लावित हो जाता है माहौल, वो बदलना है। और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की तरफ शायद उनका इशारा होगा कि पानी बहुत ज़्यादा एक तरफ बहुत कम दूसरी तरफ, तो दोनों इलाकों को जोड़ने का उपक्रम होना चाहिए नहरों के माध्यम से। पंजाब में तो इतने नहर हैं माफ़ करें। तो इन सब बातों को करते करते प्रशांत किशोर जब इस सवाल पर पहुँचे हैं कि अब महीनों बाद कुछ
सामने चुनाव हैं, तो वो रणनीति क्या होने वाली है कि उनके उम्मीदवार, उनकी पार्टी में जो भी लोग हैं, जिसमें कि उन्हें छोड़ करके और किसी को जाना नहीं जाता है और उनके पास खुद कोई भी चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है, तो वो कौन सा काम करने जा रहे हैं। और यहीं से शक की वो बुनियाद पड़ती है। आखिर प्रशांत किशोर के पास फंडिंग है, उनके पास अपने कैंपेन को इतने साल, कम से कम 3 साल हो गए, सस्टेन करने का मादा है, मुद्दे उन्होंने उठा लिए हैं, अनुभव की उनके पास कमी नहीं है। भले ही उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन लड़वाया खूब है। और ऐसे में उनका गणित क्या है, उनका गेम क्या है? क्या एक ऐसी चीज़ होने जा रही है इस बार भी बिहार में, जो कि पिछली बार एक झलक के तौर पर सामने आई थी और उसने पूरा कैरेक्टर बिहार चुनाव का बदल दिया था? चिराग मॉडल। आपको याद होगा, चिराग पासवान खुद को दी जा रही सीटों से असंतुष्ट थे। उन्हें लगा कि संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और बाद में उन्होंने तय किया कि मैं एनडीए का साथी हूँ, एनडीए के साथी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मित्रता निभाई जाएगी, लेकिन हमें सीटें इसलिए कम मिल रही हैं क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। वैचारिक हमारा मतभेद नीतीश जी के साथ है और उन्होंने नीतीश जी के सभी उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। आपको याद होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वोट जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट खड़े थे, यानी कि गठबंधन वाले उम्मीदवार खड़े थे, वो सारे वोटर्स चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट देने नजर आए थे। और चिराग पासवान भले ही 1 सीट जीत पाए, लेकिन उन्होंने 35-40 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को हरवाया था। और पहली दफ़ा वो पार्टी जो कभी 115 लेकर के आई थी, 2010 में मात्र 43 सीटें जेडीयू लेकर आ पाई थी। और उस वक्त से जो राजनीतिक रूप से कमज़ोरी अनुभव कर रही है, वो सिलसिला आज तक जेडीयू का ख़त्म नहीं हुआ है। इस बार चिराग पासवान एनडीए में हैं, सहयोगी हैं वो एनडीए के। जाहिर है कि वो चिराग मॉडल, चिराग पासवान तो नहीं चलेंगे। तो क्या इस बार ये भूमिका प्रशांत किशोर निभाने वाले हैं? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें कि प्रशांत किशोर हर उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे जहां पर इस बात की संभावना है कि वहां आरजेडी या जेडीयू के उम्मीदवार जीत सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत सकते हैं, और कुछ ऐसा गणित बिगाड़ेंगे कि वहां जीतने वाला हारता हुआ नजर आएगा, जैसा कि पिछली दफ़ा चिराग मॉडल में हुआ था? क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है? क्या जानबूझकर प्रशांत किशोर को सामने रखा गया है और ये किसी की चाल है क्या? क्या वो सीधे सीधे जब वो कहते हैं कि हम 40 मुस्लिम कैंडिडेट्स लड़ाएंगे, तो वो क्या जड़ नहीं खोद रहे? क्या इस तरह के लोगों की बात जो सामने आ रही है उनकी पार्टी से कि वो 40 अक़लियत के उम्मीदवार खड़े करेंगे, तो आरजेडी के खिलाफ अगर 40 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे तो क्या ये कदम नहीं हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो आरजेडी जाहिर है 243 में से 40 सीटों पर तो कमज़ोर हो ही जाएगी। ये 40 सीटें कौन सी होने वाली है? जाहिर है मुस्लिम बहुल सीटें होने जा रही हैं। और ऐसे में अगर मुस्लिम बहुल सीटों पर एक जड़ सुराज का मुस्लिम उम्मीदवार वोट बांट देता है, तो स्थिति क्या फिर से वही बेलागंज वाली नहीं हो जाएगी, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता हार गए? दूसरी बात ये कही जा रही है कि वो अगर हर जगह चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षित छोड़ेंगे? क्योंकि जहाँ जहाँ वो अपर कास्ट कैंडिडेट देंगे वहाँ तो जाहिर है अपर कास्ट वोट्स जो है वो बीजेपी को जाती हैं बिहार में, तो क्या उसमें से कुछ वोट चली आएंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ? तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं? इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 40 एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट सीटें भी वो लड़ेंगे, सभी सीटें लड़ेंगे और 40 सीटों पर वो दलित समुदाय के उम्मीदवार खड़े करेंगे, चाहे वो रिज़र्व कोटा में आती हों या फिर रिज़र्व कोटा से इतर सीटें हों। यानी कि जो दलित आबादी आज की तारीख में, कांग्रेस ने रविदास समाज से एक व्यक्ति को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, पासवान समाज एलजेपी के साथ नज़र आता है, तो क्या वो एक नई रणनीति, एक नई राजनीति दलित राजनीति में पैदा करना चाहते हैं? और क्या वो थ्रेटन कर रहे हैं उनको जो अभी तक दलित राजनीति के जरिए अपनी पहचान बना चुके हैं बिहार में? वो कहते हैं कि
हमने ओबीसी के करीब 70 उम्मीदवार खड़े करने हैं। अब ये 70 उम्मीदवार अगर वो ओबीसी के खड़े करते हैं तो पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों होगा, और अगर ये उम्मीदवार खड़े होते हैं तो ये किसके वोट काटेंगे? जनता दल यूनाइटेड के काटेंगे, बीजेपी के काटेंगे या आरजेडी के काटेंगे? और क्या ये जो ऐलान है 150 सीटों के बारे में तो ऐलान हो चुका है, 40 मुसलमान उम्मीदवार, 40 दलित उम्मीदवार और 70 ओबीसी, तो ये उम्मीदवार दरअसल अगर जिस तरह से कहा जा रहा है खड़े हो जाते हैं तो क्या पूरी चुनावी फिज़ा बिगाड़ नहीं देंगे? बिगाड़ने के लिए बहुत ज़्यादा वोट तो नहीं चाहिए, 5, 10, 15 हज़ार, और इतने वोट अगर उनके उम्मीदवार लेकर के आ जाते हैं तो गुणागणित बिहार का बिगड़ नहीं जाएगा। वो भले जीते नहीं लेकिन हरवाएंगे बहुत जगहों पर। ये संकल्प अगर जनसुराज का है तो फिर आने वाले दिन बिहार चुनाव में जाहिर है उनको चिंता दे रहे होंगे, जो सरकार बनाने के दरवाजे पर खड़े हैं, दस्तक दे रहे हैं, चाहे बात वो महागठबंधन के तेजस्वी यादव की हो रही हो या फिर नीतीश कुमार की हो रही हो, एनडीए के सीएम पद के जो प्रत्याशी आज की तारीख में कहे जा रहे हैं। प्रशांत किशोर किसकी लाइन ले रहे हैं? प्रशांत किशोर करना क्या चाहते हैं? प्रशांत किशोर की अगर जो इलेक्टोरल कोशिशें हैं, चुनावी कोशिशें हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं होता है तो फिर क्या लोग उन पर विश्वास करेंगे? देखिए, बड़ा स्पष्ट भाव रखना पड़ता है। चिराग पासवान ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ हैं, तो उन्हें समर्थन मिला था और अच्छा खासा समर्थन मिल गया था। लेकिन यहाँ पर अगर वो अपनी ज़मीन बनाना चाहते हैं, और लोग जानते हैं कि ज़मीन बनाना बहुत आसान नहीं है बिहार में, तो क्या वो किसी का नुकसान करने आए हैं? और अगर नहीं भी आए हैं तो इस तरह के आरोप जो लगते हैं उसका वो जवाब क्या देंगे? संभव है कि प्रशांत किशोर अपने मन में एकदम निर्दोष, पाप रहित हों और वो सचमुच बिहार में बदलाव की क्रांति लाना चाहते हों, लेकिन जिस तरह से उनकी कोशिशों को इंटरप्रेट किया जाएगा उसका उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। वो वोट कटवा बन जाएंगे, वो किसी एक पक्ष के लिए काम करते हुए नजर आएंगे, वो चुनावी फिजा बिगाड़ देने के लिए डिसरप्टर की तरह बिहार चुनाव में उतरेंगे। आखिरकार इन सवालों का प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, इंतज़ार इस बात का रहेगा। आपको कैसा लगा ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।